गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं रविन्द्रनाथ टैगोर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कपासन से एक बार पुनः पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री बीएड द्वितीय वर्ष के टॉपिक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में सामाजिक विज्ञान की स्थिति के टॉपिक पर हम चर्चा आज हम करेंगे। पिछले दो वीडियो में हम इतिहास के शिक्षण शास्त्र के उसकी अनुशासन की प्रकृति और उसकी जो सामाजिक विज्ञान की जो प्रकृति है उसके बारे में अध्ययन किया है कि इतिहास कैसा है। इससे पहले जो नेक्स्ट वीडियो अपन ने बनाया था उस वीडियो के अंदर अपन ने सामाजिक विज्ञान की प्रकृति एक विज्ञान है या कला है के बारे में अध्ययन किया। आज हम उसकी जो सामाजिक विज्ञान की जो स्थिति है NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हम उसकी बात करते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले अपन बात करें तो NCF 2005 में सामाजिक विज्ञान की स्थिति राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का विषय शिक्षा व्यवस्था के लिए सदैव ही महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य रहा है। प्रत्येक राष्ट्र की भांति भारतवर्ष में भी एक ऐसे पाठ्यक्रम की परिकल्पना अर्थात एक कोशिश की जा रही थी, एक कल्पना की जा रही थी कि जो शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक एवं क्रांतिकारी परिवर्तन कर सके, ला सके। इस संदर्भ में प्रथम प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में किया गया। इस प्रतिवेदन में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की आवश्यकता एवं महत्व को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। इस सुझाव के परिणाम स्वरूप 1981 में राष्ट्रीय संरचना पाठ्यक्रम की प्रस्तुति की गई, जिसे NCERT के अथक प्रयासों से सन 2000 में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया। इसे NCF के नाम से जाना जाता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसका पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और हिंदी में अगर इसका अर्थ है तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना। NCF 2005 में भारतीय शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले निम्नलिखित बिंदु हैं। अब भारतीय शिक्षा में योगदान देने वाले, अब हम भारत की शिक्षा की अपन बात करते हैं तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक शिक्षा की बात करें तो भारत का एजुकेशन का स्वरूप है वो बहुत अलग अलग प्रकार से होता गया है। जैसे प्राचीन काल के अंदर आश्रमों को महत्व दी जाती थी, मध्यकाल के अंदर हिंदू पाठशालाओं मदरसों और मकतबों को प्रार्थना दी जाती थी। ब्रिटिश काल की अपन बात करते हैं तो ब्रिटिश काल के अंदर स्कूल्स खोले गए गवर्नमेंट के द्वारा और इसके बाद धीरे धीरे शनि जिस प्रकार कुछ बिंदु सामने आए हैं, क्योंकि 1986 की शिक्षा नीति के बाद में और 2005 में जो NCF ने कहा है कि पहला इसमें टॉपिक है बिना बोझ के सीखने की प्रक्रिया। अब बिना बोझ मतलब कि बिना बस्ते के, अर्थात अध्ययन के प्रति विद्यार्थी उदासीन न होकर के रुचि प्रदर्शित करें। अब सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट के अंदर, अर्थात प्रत्येक स्तर पाठ्यक्रम का जो प्रत्येक स्तर है जिसके अंतर्गत प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर को ध्यान में रखकर समस्त पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं को निर्धारित किया गया, जिससे क्या छात्र इस पाठ्यक्रम को बोझ न समझ सकें। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक स्तर पर जितने विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों को पर्टिकुलर एक व्यवस्थित रूप से उनके लेवल को देखते, उनके स्तर को देखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है, जिससे क्या है विद्यार्थी के ऊपर किसी प्रकार का बोझ नहीं हो और वो उसमें रुचि इंटरेस्ट लेकर कार्य करें, अध्ययन करें। द्वितीय की अपन बात करते हैं भारतीय शिक्षा का समावेश। अब इंक्लूसिव ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन। अब हम इंक्लूसिव लैंग्वेज की अपन बात करते हैं तो भाषाई शिक्षा की दृष्टि से पाठ्यक्रम में समन्वित स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। अब जिसमें हम बात करें तो मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विदेशी भाषा को उनकी आवश्यकता के अनुसार महत्व प्रदान किया गया है। जैसे प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा के देने के रूप में स्वीकार किया गया। फिर पूर्व प्राथमिक इसके अंदर की अवधि के अंदर भी यही बात कही गई है कि मातृभाषा को बड़ा ध्यान दिया जाए। अभी जैसे हम अभी नई शिक्षा नीति आई है 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उस पॉलिसी के अंदर भी यही बात की जा रही है कि मातृभाषा के अंदर शिक्षा दी जाए। अब इसका रीज़न ये है कि मातृभाषा
से में विद्यार्थी को काफ़ी कुछ जानकारी होती है, सिर्फ उसे परिमार्जित अर्थात परिष्कृत रूप में उसको प्रस्तुत करना पड़ता है। जैसे उसे पता है कि किसी, जैसे में अपन मेवाड़ी में बात करते हैं कि जो हम कहते हैं बड़द, लेकिन वास्तव में ब ल द जो शब्द है उसको हिंदी में शुद्ध रूप में बैल कहते हैं। तो वो चीज़ उसको सिखानी है, तो उसमें ऐसी भाषाओं का महत्व दिया गया है। फिर हम बात करते हैं अनुदेशन का माध्यम। अनुदेशन का माध्यम में मातृभाषा को स्वीकार किया गया है। एनसीएफ 2005 में ये बात कही है कि अनुदेशन का माध्यम एकमात्र मातृभाषा ही होनी चाहिए जिसमें छात्र प्रारंभ के अध्ययन में अरुचि उत्पन्न न हो जाए और सदैव के लिए मन में कुंठा की भावना न उत्पन्न हो। अब इसके बाद भाषा के अन्य रूपों पर भी चर्चा की जानी चाहिए। अगर शुरुआत से अगर उसको मातृभाषा में अध्ययन नहीं दिया जाएगा तो विद्यार्थी के मन में कुंठा उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो जिससे क्या होगा कि उसमें रुचि नहीं होगी। इसके लिए क्या कह रखा उन्होंने कि अन्य रूपों पर भी चर्चा की जा सकती है। नेक्स्ट अपन चौथे बिंदु की बात करें, सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था। अब सामान्य विद्यालय की अपन बात करते हैं तो इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बिंदु, एक नियम, एक रूप तथा एक व्यवस्था पर आधारित विद्यालय होने चाहिए। अर्थात जो संपूर्ण भारत के अंदर जो पाठ्यक्रम चल रहा है उन पाठ्यक्रम को समान रूप से सभी राज्यों में एक समान विद्यालय के रूप में लागू किया जाना चाहिए। अर्थात विद्यालयों की समानता पर बल दिया गया है। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जैसे सीबीएसई कहीं है, कहीं आरबीएसई हैं, कहीं इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एनसीएफ 2005 यह कहता है। इसके बाद हम नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है धर्मनिरपेक्षता का समावेश। अब धर्मनिरपेक्षता की अपन बात करते हैं तो भारतीय समाज में सभी धर्मों को समान श्रद्धा एवं सम्मान के साथ आदर दिया। अब भारतीय समाज में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, धर्म विशेष को पाठ्यक्रम में समावेशित नहीं किया गया है। भारतीय शिक्षा एवं शिक्षालयों को धर्मनिरपेक्षता की स्थिति में रखा गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में धार्मिक शिक्षा को किसी भी व्यवस्था में स्वीकार नहीं किया गया है और इसकी संरचना करते समय, एनसीएफ की संरचना करते समय भी इस दिशा को स्वीकार किया गया है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं सामाजिक भावनाओं का समावेश। अब सामाजिक भावनाएं जैसे समाज शिक्षा में सामाजिक आकांक्षाओं को समावेशित करना। यहाँ ये महत्वपूर्ण बिंदु ये बताता है क्योंकि सामाजिक आकांक्षा शिक्षा के माध्यम से क्या होता है, विद्यार्थी का विकास होगा। जब विद्यार्थी का विकास होगा तो समाज का विकास होगा और जब समाज का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। तो इस प्रकार क्या होगा कि एक मार्ग प्रशस्त होता है कि बालक, समाज और राष्ट्र से क्या होगा, तीनों का विकास होगा। और जब इन तीनों का विकास होगा तो सब भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के विकास एवं संरक्षण को पूर्णता के साथ रखकर सामाजिक अध्ययन में स्थान प्रदान किया गया। अतः सामाजिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करने के लिए एनसीएफ 2005 में समावेशित किया गया है। नेक्स्ट लिखिए, राष्ट्रीय एकता का समावेश। अब नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। भाई राष्ट्रीय एकता एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। फिर भी कहते हैं कि विविधताओं में भरा हुआ फिर भी एकता के सूत्र में बंधा हुआ हमारा राष्ट्र है। इसके अंदर हम बात करते हैं तो हमारा परिवेश एवं हमारा समाज नामक विषयों में मैं पूर्ण स्थान प्रदान किया गया, जिससे कि छात्रों में राष्ट्रीय एकता के बीच प्रारंभ से ही अंकुरित किए जा सके। क्योंकि इसके बिना राष्ट्र की एकता और अखंडता संभव नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना एनसीएफ 2005 में राष्ट्रीय एकता के सभी संभव प्रयत्नों को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बिना इसके अभाव में हमारे राष्ट्र का न तो विकास संभव है न उसका उत्थान संभव है। इसीलिए प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले विषयों को स्थान देना बहुत आवश्यक है। इसी के माध्यम से ही हम
विद्यार्थी के अंदर राष्ट्रीय एकता के बीजों को अंकुरित कर सकते हैं और हमारे परिवेश में इसको महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। फिर हम नेक्स्ट बिंदु की अपन बात करते हैं तो रुचिपूर्ण शिक्षा का समावेश, इंटरेस्टिंग है ना। रुचिपूर्ण शिक्षा का समावेश, पाठ्यक्रम में निर्धारित शिक्षण विधियों का प्रयोग हो जिससे छात्रों में रुचि उत्पन्न हो, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा गया है कि पाठ्यक्रम छात्रों में निरस्ता की भावना उत्पन्न नहीं करे। अगर छात्रों में अगर पाठ्यक्रम निरस्ता की भावना उत्पन्न करता है तो विद्यार्थी उदासीन रहेंगे, और जब उदासीन रहेंगे तो विद्यार्थी किसी चीज़ को ग्रहण नहीं करेंगे, और जब ग्रहण नहीं करेंगे तो पाठ्यक्रम का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए पाठ्यक्रम में विद्यार्थी के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने वाला एवं संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को रुचिपूर्ण बनाने वाला हो। इसका प्रत्येक उदाहरण प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम एवं निर्धारित शिक्षण विधियाँ हों। प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम छात्रों में रुचि उत्पन्न करता हो, जैसे कोई कविता या अक्षर ज्ञान की कविता विद्यार्थी को एक व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। जैसे हम प्राथमिक स्तर में हम लोग जब छोटे थे तब कहीं कविता पढ़ते थे कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इस प्रकार से उसको कविताएं सुनानी चाहिए। जैसे हम पढ़ते थे तो उस समय मुर्गा बोला हुआ सोएरा, बिस्तर छोड़ो जगो उठो, तो ऐसी अच्छी अच्छी कविता या अच्छी अच्छी कहानियाँ होती थी। फिर है छात्रों का स्वतंत्र विकास। अब छात्रों का स्वतंत्र विकास की अपन बात करते हैं तो विद्यार्थी को परीक्षा के बोझ से मुक्त करते हुए मासिक परीक्षण एवं सत्र परीक्षण का प्रावधान किया गया है। मासिक परीक्षण एवं सत्र परीक्षण का प्रावधान किया गया है ना। तो ये एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है कि विद्यार्थी का विकास कैसे किया जाए, है ना। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में छात्रों के स्वतंत्र विकास का प्रावधान किया गया है। छात्रों को परीक्षा के बोझ से मुक्त करते हुए मासिक परीक्षण एवं सत्र परीक्षण का प्रावधान किया गया, जिससे क्या हुआ, विद्यार्थी में परीक्षा देने में रुचि विकसित होगी। क्योंकि अगर हम एक साथ बच्चों को अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा ही करवाएं तो विद्यार्थी मेंटली डिप्रेस्ड हो जाता है। इसके लिए समय समय पर प्रथम परक, द्वितीय परक, तृतीय परक, अर्धवार्षिक परीक्षा और फिर वार्षिक परीक्षा में इस तरीके से हमने NCF 2005 में पाठ्यक्रम को अलग अलग भागों में बांटकर उसको विकसित किया है, ताकि क्या होगा, जिससे विद्यार्थी मानसिक रूप से बोझिल अनुभव न करें और उनका अध्ययन और कार्य के प्रति उनका प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से कार्य करने का मन उत्पन्न हो। इसके पश्चात हम महत्वपूर्ण बिंदु बात करते हैं अभिभावकों की सहभागिता। एक बहुत बड़ी बात है कि अभिभावकों की सहभागिता की अपन बात करते हैं तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण करते समय अभिभावकों की इच्छा को भी ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण समय समावेशी करना आवश्यक है। अर्थात समय की मांग के अनुसार अभिभावकों का जो पाठ्यक्रम के प्रति क्या रुझान है, वे वो विद्यालय में क्या भेजना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, क्या पाठ्यक्रम और शिक्षण व्यवस्था उनकी आकांक्षाओं पर खरी उतरती है या नहीं उतरती है। और इन पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय अभिभावकों की इच्छाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर अंग्रेजी को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करना इस सोपान के अंतर्गत आता है कि अभिभावकों की इच्छा होती है उनका बालक पब्लिक विद्यालयों के छात्रों से अंग्रेजी बोलने में कमज़ोर न हो। अतः पाठ्यक्रम में ऐसे तथ्यों को समावेश किया जाए जिससे क्या होगा, अभिभावकों की इच्छाओं से संबंधित उनको नॉलेज होगा। ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम का समावेश किया जा सके, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें देखना पड़ता है। फिर है पूर्व कार्यक्रमों का समावेश, इंक्लूजन ऑफ प्री प्रोग्राम। अब इंक्लूजन ऑफ प्री प्रोग्राम की हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में इससे पूर्व प्रस्तुत कार्यक्रम सन 1988 का राष्ट्रीय कार्यक्रम, 2000 का राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं 1993 के बिना बोझ के सीखना कार्यक्रम के महत्वपूर्ण बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है ना। इसके साथ साथ बिंदुओं को जो कि उपरोक्त कार्यक्रम में छूट गए थे को भी सम्मिलित किया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि NCF 2005 एक समग्र एवं पूर्ण विकसित कार्यक्रम है जो कि शिक्षक, छात्र एवं अभिभावक को पूर्ण संतोष प्रदान कर सकता है।
तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। जैसे शिक्षा नीति आई थी तो भारत आज़ाद हुआ तो 1947 से पहले के पूर्व कार्यक्रम हुए थे। जैसे हम बात करें तो वुड डिस्पैच आयोग है, सैंडल्स कमीशन है, हंटर कमीशन है। तो ऐसे ऐसे जो पूर्व कार्यक्रम आए जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे शिक्षा का विकास हुआ। और विकास होने के बाद में जब भारत आज़ाद हुआ 1986 फिर शिक्षा नीति, फिर 2000, फिर 2020 की शिक्षा नीति, जिससे क्या हुआ, शिक्षक, छात्र, अभिभावक पूर्ण रूप से संतोष अनुभव कर सकें। अब कक्षा कक्ष की व्यवस्था पर बात करते हैं हम। अब कक्षा कक्ष की अपन बात करते हैं तो क्लासरूम कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम संरचना में कक्षा कक्ष प्रबंध समिति समस्याओं पर विचार किया गया है। जैसे मातृभाषा को शिक्षण माध्यम की समस्या पर विचार करते हुए कहा गया है, यदि किसी विद्यालय में भोजपुरी, असमी, पंजाबी एवं उर्दू भाषा के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हों तो इस स्तर पर किस प्रकार शिक्षकों की व्यवस्था होगी। किस प्रकार एक शिक्षक विभिन्न प्रकार की मातृभाषा वाले छात्रों को शिक्षण करा सकेगा। अतः ऐसे सकारात्मक और नकारात्मक बिंदुओं पर भी इस NCF 2005 के अंदर ध्यान दिया गया है। एक बहुत बड़ी बात है, वास्तव में सही बात है कि सपोज़ करो कि आप कोई शहर में रह रहे हैं और जहाँ पर बहुत बड़ा शहर है, बॉम्बे जैसा शहर है या फिर दिल्ली जैसा शहर है, वहाँ रह रहे हो, वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ तरह तरह के विद्यार्थी आते हैं। कोई यूपी से, कोई बंगाल से, कोई बिहार से आता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम मातृभाषा की शिक्षा दें तो वहाँ कहाँ तक हो सकता है। तो ऐसे सकारात्मक और नकारात्मक बिंदुओं को भी स्थान दिया गया है। फिर है वित्तीय एवं मानवीय स्रोतों पर विचार, फाइनेंशियल, बिल्कुल सही बात है। पाठ्यक्रम में फाइनेंशियल और मानवीय स्रोतों पर पूर्ण रूप से विचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रत्येक स्थिति के अंदर, भारतीय परिस्थिति के अंदर को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया, पाठ्यक्रम को क्रियान्वित किया गया है। इस पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में वित्तीय एवं मानवीय स्रोतों की प्रचुरता होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बिना फाइनेंशियल और मानवीय स्रोतों के बिना पाठ्यक्रम संभव नहीं है। इस पर भी NCF 2005 की संरचना में पूर्णतः विचार किया गया है। फिर नेक्स्ट मूल्य बात करते हैं, मानवीय मूल्यों का समावेश। जो मेन मनुष्य के जो मूल्य है, जिसमें मानवता और नैतिकता है ना, क्योंकि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि दया, सहिष्णुता, परोपकार और वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पृथ्वी ही हमारी घर है। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो इन चीज़ों को भी नहीं रखना असंभव है। ऐसी स्थिति के अंदर पाठ्यक्रम में मानवीय मूल्यों का समावेश किया गया है। इस तथ्य का दर्शन आपको प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम से ही प्राप्त होगा। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में कहानी, नैतिक शिक्षा के माध्यम से मानवीय मूल्यों का समावेश किया जा सकता है। इसमें मानवीय मूल्यों के विकास का क्रम उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम तक चलता है। अतः राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की संरचना में मानवीय मूल्यों को विकसित करने वाली विषय वस्तु को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसलिए तो प्राइमरी स्तर के जितने भी विद्यार्थी होते हैं, उन सारे विद्यार्थियों को समय समय पर नैतिक शिक्षा की शिक्षा दी जाती है। और 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें तो बात ही यही की जा रही है कि किस प्रकार कोई राह चलते हुए किसी वृद्ध को कोई व्यक्ति किस प्रकार उसको आगे ले जाए, उसकी मदद करे। तो कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं हम मानवीय मूल्यों को खो रहे हैं। तो इसके लिए हमें समय समय पर वो NCF जैसी 2005 जैसी घटनाओं कार्यक्रमों के द्वारा इसको समावेशित किया जा रहा है। और अंतिम है पूर्व कार्यक्रमों की असफलता पर विचार करना। ये एक बहुत बड़ा तथ्य है कि NCF 2005 को निर्मित करने एवं उससे पूर्व इन तथ्यों पर भी विचार किया गया कि इसके जो पूर्व कार्यक्रम और आयोग के सुझाव ठंडे बस्ते में क्यों चले गए और ये कागजी कार्रवाई बनकर क्यों रह गए, क्योंकि इन सभी बिंदुओं पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। और इसके विचार के बिना इसका पाठ्यक्रम का स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, जिससे कि इसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके। क्योंकि जो असफलताएं सामने आती है, जैसे 1986 शिक्षा नीति बहुत अच्छी रही, DS कोठारी शिक्षा आयोग बहुत अच्छा रहा, लेकिन फिर भी उसके कुछ मापदंड हैं वो किसी स्थिति के अंदर फेल हुए हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर भी विचार किया गया कि ये फेल क्यों हुए, ठंडे बस्ते में क्यों चले गए। तो कहने का तात्पर्य कि NCF 2005 ने काफ़ी कुछ चीज़ों को उन्होंने ध्यान दिया है। और इसके अंत में हम बात करते हैं कि इसका हम जो निचोड़ निकालें इन परिभाषाओं और इन विशेषताओं का हमने जब अध्ययन किया कि NCF 2005 की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इनसे एक बात निकलती है
कि इस पाठ्यक्रम में उन सभी तथ्यों को दूर किया गया है जिनके कारण पाठ्यक्रम क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है, तथा उन तथ्यों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है जो पाठ्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में योगदान देते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के क्रियान्वयन से संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था को आधार प्राप्त हुआ है। प्रत्येक स्तर पर पाठ्यक्रम संरचना में उन सभी बिंदुओं को समाहित किया गया है जो विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में योगदान देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री के बारे के अध्ययन किया है। तो आज इस चीज़ के बाद में मुझे कल हम अध्ययन करेंगे एनसीएफ 2005 के उद्देश्य एवं उसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन किए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। अरविंद कुमार राव।